हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप। देखिए, आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 के। देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी जेएलओ का एग्जाम दिया होगा कि आपने देखा होगा कि कितना यूजफुल रहा हमारा ये लेक्चर सीरीज। तो अब उसी ही पैटर्न में मैं दोबारा से एक बहुत अच्छा आपके लिए ये एक्सरसाइज एक्ट लेकर आई हूँ, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको अभी बता देती हूँ, बेयर एक्ट हमेशा अपने साथ लेके बैठना, ठीक है, क्योंकि हम साथ के साथ मार्क करते हुए जाएंगे। और एक और चीज मैं बता देती हूँ, मैंने हर सेक्शन से जितने भी इंपॉर्टेंट और जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं वो मैंने उसमें फ्रेम किए हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ बियर। तो देखो, अगर आप बियर की डेफिनेशन देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें एल भी है, पॉटर भी है, ठीक है, स्टाउट भी है, लेकिन क्या नहीं है? तो ब्रांडी नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? ब्रांडी। तो एल, स्टाउट, पॉटर है, ठीक है, और क्या है? जितनी भी फर्मेंटेड लिकर्स है जो माल्ट से बनती हैं, ठीक है, तो जितनी भी क्या है, लिकर्स जो माल्ट से बन रही हैं, फर्मेंटेड लिकर्स जो माल्ट से बन रही है, हम उसको कहेंगे कि वो भी क्या है? बियर है। एल को भी हमने इंक्लूड किया है बियर की डेफिनेशन में, स्टाउट को भी किया है, पॉटर को भी किया है। अब इसकी ट्रिक याद रखना, वो ट्रिक है एपीएसएम। ठीक है, वो ट्रिक क्या है? एपीएसएम। ए से एल, टी से पॉटर, एस से स्टाउट और एम से जो माल्ट से लिकर बन रही है। ठीक है, तो क्या नहीं है? ब्रांडी नहीं है। आ जाइए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डीनेचर्ड मीन्स स्प्रिट मेड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। देखो, ये कह रहा है कि जो डीनेचर्ड है उसका अर्थ क्या है? तो डीनेचर्ड का अर्थ क्या है? मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त बनाया गया स्पिरिट। तो क्या है? एक स्पिरिट है, उसको जान के क्या किया है? ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट बना दिया। एक स्पिरिट है, उसको जान के जब हमने क्या किया? ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट बना दिया, तो हम बोलेंगे वो डीनेचर्ड हो गया। पता होना चाहिए ना कि डीनेचर्ड का मतलब ही क्या है? ऐसी स्पिरिट जिसको आपने ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट बना दिया। अब आप उसको अनफिट कैसे बना रहे हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अब लेवल बहुत ही ज्यादा हाई हो चुका है एग्जाम का। क्वेश्चन में फ्रेमिंग किसी भी लेवल की हो सकती है। अगर आपने अभी रिसेंटली जेडी चैलो का एग्जाम दिया हो, आपने देखा ना किस लेवल के क्वेश्चंस थे। अब उसी पैटर्न को माइंड में रखते हुए मैंने हर तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, और ट्रस्ट में जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपके माइंड में ये जरूर आएगा कि जिस तरीके से मैम ने पढ़ाया था वैसे ही क्वेश्चन फ्रेमिंग हुई है। और इवन आई एम रिसीविंग अ लॉट ऑफ मैसेज फ्रॉम द स्टूडेंट कि मैम, जो आपने लेक्चर सीरीज चलाई थी जेडी जोला एग्जाम के लिए, हमें माइंड में उस टाइम वही क्लिक करा था कि हाँ, ये मैम ने बताया था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं सेक्शन 14 कराती थी राजस्थान टेनेंसी एक्ट का, तो मैं हमेशा ये बोलती थी सेक्शन 14 में 4 टाइप्स के टेनेंट है, सेक्शन 14 में 4 टाइप्स के टेनेंट है। तो क्वेश्चन आया, यही क्वेश्चन आया कि सेक्शन 14 में कितने टाइप्स के टेनेंट है। तो ट्रस्ट मी, मेरा जो पैटर्न है थोड़ा सा आपको डिफरेंट जरूर लगेगा, थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन एग्जाम के लिए परफेक्ट है। ठीक है, अब एक बार समझा दिया है, क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनको लगेगा कि एज यूजुअल जैसे वीडियोस होते हैं, जैसे लेक्चर्स बनते हैं वैसे ही होगा। नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आप क्वेश्चन का फ्रेमिंग देखिए। डीनेचर्ड मीन्स स्पिरिट मेड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बाय। अब कैसे उसको अनफिट बनाया जा रहा है? बाय कलरिंग ओनली, सिर्फ रंग मिलाकर, बाय एडिंग शुगर, चीनी मिलाकर, या फिर बाय प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस एंड प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस, विहित पदार्थ एवं प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, विहित पदार्थ एवं प्रक्रिया द्वारा। और डी ऑप्शन है बाय डिल्यूशन विद वाटर, पानी मिलाकर। अब देखिए, जब आप डीनेचर्ड की डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है? डीनेचर्ड मीन्स मिक्स्ड विद such substance and such process as may be prescribed under section 42 in order to render any spirit unfit for human consumption। ठीक है, तो बताया है कि अगर आप किसी चीज को डीनेचर्ड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्रोसेस से सिर्फ उसको डीनेचर्ड कर देंगे और ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट कर देंगे। नहीं, उसका एक क्या है? उसका एक प्रोसेस होगा और कुछ प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस है। आप उस ही विहित पदार्थ को मिलाएंगे उस स्पिरिट में और फिर उसको ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट करेंगे। इसका आंसर है सी। ठीक है,
देखिए इसी तरीके से क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर अपना वापस से क्वेश्चन पर आ जाएंगे, तो डेफिनेशन भी हमारी कंप्लीट होगी और एमसीक्यूज भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डीनेचर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन? ठीक है, डीनेचर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन में क्या सम्मिलित है? देखिए क्या क्या सम्मिलित है, फ्रेंच पॉलिश, वार्निश, लिकर प्रिपेयर्ड फ्रॉम डीनेचर्ड स्पिरिट, डीनेचर्ड स्पिरिट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अगर आप सेक्शन 3 का ए देखेंगे, ठीक है, क्या जो हमारा डेफिनेशन क्लॉज है 3, ठीक है, आप याद रखना जो अक्सर डेफिनेशन क्लॉज होता है वो सेकंड होता है, लेकिन राजस्थान एक्सरसाइज एक्ट में डेफिनेशन क्लॉज हमारा किसमें है? सेक्शन 3 में है, और सेक्शन 2 ओमिटेड है। ठीक है, तो सेक्शन 2 से भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको कंफ्यूजन करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे, आपको याद रखना है सेक्शन 2 हमारा ओमिट है। ठीक है, और कब ओमिट हुआ? 1957 में। ठीक है, अब बताइए, जब आप देखेंगे ना सेक्शन 3 का 3A, जिसमें डीनेचर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन की बात की गई है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी? सिर्फ 3 चीजें मिलेंगी। क्या है उसके अंदर? एक तो डीनेचर्ड स्पिरिट और अल्कोहल एंड इंक्लूड्स लिकर, ठीक है, फ्रेंच पॉलिश एंड वार्निश प्रिपेयर्ड आउट ऑफ सच स्पिरिट और अल्कोहल। तो बताइए क्या क्या इंक्लूड है? बताया ना मैंने अभी आपको, फ्रेंच पॉलिश भी है, वार्निश भी है, और लिकर प्रिपेयर्ड फ्रॉम डीनेचर्ड स्पिरिट, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब ये तीनों चीजें क्या है? ये डीनेचर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सरसाइजेबल आर्टिकल? निम्नलिखित में से कौन सा एक्सरसाइजेबल आर्टिकल नहीं है? ठीक है, बताइए, फर्मेंटेड वॉश, हेरिटेज लिकर, स्टिल्स, या ओपियम। अगर आप सेक्शन 3 का सबसेक्शन 4 देखेंगे, जो एक्सरसाइजेबल आर्टिकल की बात करता है, उसके अंदर कितने टाइप के एक्सरसाइजेबल आर्टिकल हैं? 6 टाइप के एक्सरसाइजेबल आर्टिकल है। ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ, जो 6 टाइप के ये एक्सरसाइजेबल आर्टिकल हैं, उसमें से आप बताइए, जो फर्मेंटेड वॉश है क्या वो इंक्लूड है? हेरिटेज लिकर है क्या वो इंक्लूड है? स्टिल्स इंक्लूड है? ओपियम इंक्लूड है? और इनमें से ऐसा कोई एक ऐसा आर्टिकल है जो इंक्लूड नहीं है? तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे स्पिरिट भी इंक्लूड होता है, फर्मेंटेड लिकर वो भी इंक्लूड है, अल्कोहलिक लिकर, ठीक है, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और डीनेचर्ड स्पिरिट और डीनेचर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये है। दूसरा क्या है? इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, उसको भी इंक्लूड किया गया है एक्साइजेबल आर्टिकल में। स्टिल्स एंड एप्लियांसेस, ठीक है, भबका या आसवन के लिए अन्य साधित्र, ठीक है, वो भी इंक्लूड किया गया है इसके अंदर। फर्मेंटेड वॉश को भी इंक्लूड किया गया है, और जो अदर मटेरियल्स होते हैं डिस्टिलेशन के लिए, उनको भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और एनी अदर आर्टिकल विच द स्टेट गवर्नमेंट में from time to time declared to be an exercisable article for the purpose of this act। तो एक बात याद रखना, एक्सरसाइजेबल आर्टिकल क्या है वो हमने देखा 4 पॉइंट तक है। ठीक है, क्या है? 4 पॉइंट तक है। जब आप इसका 5th पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है, 5th पॉइंट में ये बताया गया कि एक्साइजेबल आर्टिकल टाइम टू टाइम स्टेट गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकती है। कि पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो अभी हमने फिर इसमें क्या नहीं पढ़ा? हमने नहीं पढ़ा इसमें डी, ओपियम। ठीक है, ओपियम हमारा एक्साइजेबल आर्टिकल नहीं होता। और जो मैंने इसमें 6 टाइप बताए हैं, तो आप देखेंगे मैम इसमें तो 5 पॉइंट्स की बात हुई है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें स्पिरिट भी लिखा है, फर्मेंटेड लिकर भी लिखा है, अल्कोहलिक लिकर भी लिखा है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी कि कौन सा जो आर्टिकल है वो क्या है? एक्साइजेबल आर्टिकल है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्साइज ऑफिसर मींस, एक्साइज ऑफिसर से क्या अभिप्राय है? एक्साइज कमिश्नर ओनली, ठीक है, केवल आबकारी आयुक्त, या फिर एनी पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस अधिकारी, ठीक है, या फिर ऑफिसर अदर देन एक्साइज कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 9, या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब देखिए, उसके बाद आ जाइए हमारा नेक्स्ट जो डेफिनेशन क्लॉज है, वो है एक्साइज कमिश्नर, जो कि किसमें है?
सेक्शन 3 के सबसेक्शन 5 में। आप देख रहे हैं ना कि मैं पूरा एक एक डेफिनेशन क्लॉज को हम कवर करते हुए जा रहे हैं। तो एक्साइज ऑफिसर की बात कहाँ की गई है? सेक्शन 3 के सबसेक्शन 5 में। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि इससे इसका क्या मतलब है एक्साइज ऑफिसर से। तो देखिए एक्साइज कमिश्नर से क्या मतलब होता है। अगर आप इसका सबसेक्शन 5 देखेंगे तो वेट, जो एक्साइज ऑफिसर है वो सब क्लॉज 8 में है, ठीक है, सब क्लॉज 7 में है, सॉरी, और जो एक्साइज कमिश्नर है वो सबसेक्शन 5 में है। क्वेश्चन है हमारा सबसेक्शन 7 से एक्साइज ऑफिसर से क्या अभिप्राय है। तो आप बताइए, अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है ऑफिसर और पर्सन, ठीक है, कोई भी ऑफिसर, ठीक है, या फिर कोई भी पर्सन अदर देन द एक्साइज कमिश्नर, ठीक है। तो एक्साइज कमिश्नर एक्साइज ऑफिसर नहीं होता, ये बात याद रखना। क्यों? क्योंकि वो एक्साइज कमिश्नर है और उसके लिए ऑलरेडी बात कर ली गई है कहां पर, एक्स सेक्शन 3 के सबसेक्शन 5 में, और आपको यहां से कंफ्यूजन हो जाएगा। याद रखना, एक्साइज कमिश्नर एक्साइज ऑफिसर में इंक्लूड नहीं है, और पहली बात यहाँ पर ओनली वर्ड लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्साइज ऑफिसर का क्या मतलब है? एनी ऑफिसर और एनी पर्सन अदर देन द एक्साइज कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 9 और इन्वेस्टेड विद पावर ऑफ एन एक्साइज ऑफिसर अंडर दिस एक्ट। तो क्या कोई भी फिर पुलिस ऑफिसर एक्साइज ऑफिसर हो सकता है? बताइए, या कोई भी ऑफिसर अदर देन एक्साइज कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 9 या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर क्या है? सी, ऑफिसर अदर देन द एक्साइज कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 9, ठीक है। उसके बाद आ जाइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्साइज ड्यूटी इज इम्पोज्ड ऑन एक्साइजेबल आर्टिकल, ठीक है। जो एक्साइज ड्यूटी है जिसको हम एक्साइजेबल आर्टिकल है उस पर इम्पोज करते हैं, ठीक है। अब ये बताना है कि वो एक्चुअली लगती किस पर है। सिर्फ जो इम्पोर्टेड आर्टिकल्स हैं, जो केवल क्या है, आयातित वस्तु हैं, उन्हीं पर आपके एक्साइज ड्यूटी इम्पोज कर सकते हैं, या फिर जो मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड एक्साइजेबल आर्टिकल्स होते हैं, निर्मित या उत्पादित आबकारी योग्य वस्तुओं पर आप एक्साइज ड्यूटी इम्पोज कर सकते हैं। या फिर एक्सपोर्टेड गुड्स ओनली, केवल निर्यातित वस्तुओं पर दी, ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी, सभी चल संपत्ति पर अगर आप एक्साइज ड्यूटी देखेंगे तो ये हमारे सेक्शन 3 के सबसेक्शन 6 में, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी हमारी किस में है? सेक्शन 3 के सबसेक्शन 6 में। और आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जो एक्साइज ड्यूटी है वो लोग देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी को लोग देना नहीं चाहते हैं कि हम क्यों एक्स्ट्रा ड्यूटी पे करें, तो वो इस तरीके से बोलते हैं। आप मतलब मैं आपको ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको ऐसे याद रख सकते हैं, एक्साइज ड्यूटी छी, हम पे नहीं करेंगे, छी, तो मतलब आप ऐसे 6 से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किस पे है? 6 में, ठीक है। अब ये किस पर अप्लाई होता है? तो देखो, एक्साइज ड्यूटी मींस एनी ड्यूटी, ठीक है, एनी ड्यूटी ऑफ एक्साइज इम्पोज्ड बाय और अंडर दिस एक्ट ऑन एक्साइजेबल आर्टिकल। कौन कौन से? मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन दोज पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान टू विच दिस एक्ट स्टैंड्स। इसका मतलब ये जो एक्ट है, ठीक है, राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950, ये जहां जहां इस स्टेट पर अप्लाई हो रहा है, जहां जहां ये एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, वहां पर जो मैन्युफैक्चर हो रहा है एक्साइजेबल आर्टिकल, या फिर क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उन सब पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। इस बात से कोई मतलब नहीं है इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, ये वर्ड्स नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? बी, यस, मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस एक्साइजेबल आर्टिकल्स। और इसी क्लैरिटी के साथ हम पढ़ेंगे तो हम कभी भी अपना क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, क्योंकि सब लोग पता है क्या पढ़ के जाएंगे, मैं आपको बताती हूँ, सब ये पढ़ के जाएंगे एक्सरसाइज ड्यूटी को एक्साइजेबल आर्टिकल्स पर इम्पोज किया जाता है, और ये हमारा सेक्शन जो 3 है उसके सबसेक्शन 6 में बात की गई है। लेकिन ये आपको पता है कि जो प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इस स्टेट में जहां पर ये एक्ट एक्सटेंड होता है, उसी पर एक्साइजेबल ड्यूटी इम्पोज की जाती है, ठीक है। और इसी तरीके से हम पढ़ेंगे तो आप ट्रस्ट में, जब आप अपना एपीओ का प्री दे रहे होंगे और कोई भी ऐसा एग्जाम दे रहे होंगे जिसमें ये एक्ट पूछा जाता है, तो आपके माइंड में हमेशा
इतना क्रिस्टल क्लैरिटी रहेगा कि आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर रहा है और वो आप ढूंढ रहे हैं ऑप्शन जो आपके माइंड में ऑलरेडी है, ट्रस्ट मी, आप इस बात को 100% समझ लो कि आपकी तैयारी बहुत बेस्ट है। और जहां पर आपको ऐसे सोचना पड़ रहा है ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसका मतलब अभी तैयारी आपको और अच्छे से करनी है। और इसीलिए मैं फर्स्ट टाइम में ही उसी लेवल की तैयारी करा देती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आ जाइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज रेवेन्यू डज नॉट इंक्लूड, एक्साइज रेवेन्यू में क्या सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो बताइए क्या सम्मिलित नहीं है? ड्यूटी, जिसको हम शुल्क कहते हैं, फीस, फाइन इम्पोज्ड बाय कोर्ट, न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना या कॉन्फिस्केशन, ठीक है, संपहरण। तो क्या इंक्लूड नहीं होता एक्साइज रेवेन्यू में? तो अगर आप सेक्शन 3 का सबसेक्शन 8 देखेंगे जो कि एक्साइज रेवेन्यू की बात करता है, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे क्या क्या बताया गया है। एक्साइज रेवेन्यू का मतलब क्या क्या है, आबकारी राजस्व से क्या क्या अभिप्रेत है। तो इसमें लिखा है एक्साइज रेवेन्यू मीन्स रेवेन्यू डिराइव्ड और डिराइवेबल फ्रॉम एनी पेमेंट, ड्यूटी, फीस, टैक्स एंड फाइन, लेकिन अदर देन अ फाइन इम्पोज्ड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर कोई फाइन कोर्ट ने इम्पोज किया है, ठीक है, अगर कोई फाइन कोर्ट ने इम्पोज किया है तो वो एक्साइज रेवेन्यू में नहीं आएगा, एक्साइज रेवेन्यू में नहीं आएगा, ठीक है। और क्या बात की गई? और कॉन्फिस्केशन इम्पोज और ऑर्डर अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू लिकर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। तो अभी हमने क्या पढ़ा, क्या क्या इंक्लूड है? ड्यूटी भी इंक्लूड है, ठीक है, फीस भी इंक्लूड है और कॉन्फिस्केशन भी इंक्लूड है, लेकिन जो कोर्ट फाइन इंपोज करती है वो एक्साइज रेवेन्यू में इंक्लूड नहीं होता। और इसको मैंने किस तरीके से याद किया था? पीडीएफ, ठीक है, पेमेंट, और डी से हमारा ड्यूटी और एफ से हमारा फीस। तो आप कैसे याद रखेंगे एक्साइज रेवेन्यू में? एक तो पीडीएफ वर्ड याद रखना है आपको और याद रखना है आपको टी, ठीक है, एफ सी। क्या याद रखना है आपको? टी एफ सी। एक तो पीडीएफ याद रखना है, ठीक है, और एक आपको याद रखना है टीएफसी। मैं केएफसी नहीं बोल रही हूँ, मैं टीएफसी बोल रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। अब आपको पूरा याद हो गया, पीडीएफ टीएफसी। पी से क्या है? पेमेंट, ठीक है, पी से क्या है हमारा? पेमेंट, डी से क्या है हमारा? ड्यूटी, एफ से क्या है हमारा? फाइन, टी से क्या है हमारा? टैक्स, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला आपको? पीडीएफ और केएफसी नहीं, टीएफसी। फिर हमारा टी से हो गया था टैक्स, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एफ, जो दोबारा एफ आ रहा है इसके अंदर, उसको आपको कैसे याद रखना है कि जो कोर्ट ने फाइन लगाया है वो इसमें इंक्लूड नहीं, क्योंकि पढ़ना तो हमें सब कुछ है ना, हमें ये भी तो पढ़ना है कि क्या इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो वो वाला फाइन इंक्लूड नहीं है। और जो लास्ट का सी बचा है वो है हमारा कॉन्फिस्केशन, ठीक है। थोड़ा टाइम लग रहा है एमसीक्यू सॉल्व करने में, लेकिन एक आपकी कमांड बहुत अच्छी डेवलप हो रही है। एक्सपोर्ट मीन्स, एक्सपोर्ट का अर्थ क्या होता है? ब्रिंग इनटू राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में लाना एक्सपोर्ट कहते हैं। या फिर टेक आउट ऑफ द एरिया टू विच द एक्ट एक्सटेंड्स, अधिनियम लागू क्षेत्र से बाहर ले जाना, तब हम उसको एक्सपोर्ट बोलेंगे। या ट्रांसपोर्ट विद इन राजस्थान, राजस्थान के अंदर जो परिवहन है हम उसको एक्सपोर्ट बोलेंगे। या फिर सेल आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर बिक्री। तो अगर मैं राजस्थान एक्साइज एक्ट की बात करूं, जिस उसमें अगर मैं एक्सपोर्ट वर्ड देखूं, ठीक है, जो एक्सपोर्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 के सबसेक्शन 9 में, वो ये कहता है एक्सपोर्ट मीन्स, ठीक है, निर्यात से क्या मतलब है? टेक आउट ऑफ दोज पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड, ठीक है, राजस्थान राज्य से उन भागों से बाहर ले जाना जिसमें ये अधिनियम क्या है? प्रसार है, ठीक है। निर्यात से राजस्थान राज्य के उन भागों से बाहर ले जाना विपरीत है जिसमें ये अधिनियम क्या है? प्रसार है। तो इसका मतलब जहां जहां ये एक्ट एक्सटेंड हो रहा है उससे अगर आप बाहर लेकर जा रहे हैं तो हम बोलेंगे एक्सपोर्ट है, ठीक है। देखो विद इन इंडिया अगर आप
ये सेल आउटसाइड इंडिया, ये सब देखेंगे तो आपको आप तुरंत आपके माइंड में क्लिक होगा कि इंडिया से बाहर जाने में तो एक्सपोर्ट होता है। लेकिन अभी हम कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं, हम एक लोकल लॉ पढ़ रहे हैं, राजस्थान एक्साइज एक्ट। ठीक है, अब ये जो लोकल लॉ है, ये अभी क्या हम पूरे इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं, पूरे इंडिया के एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ राजस्थान के एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। तो फिर हम क्या देखेंगे, राजस्थान ही तो देखेंगे ना। इसीलिए इसका जो बेस्ट आंसर है, और जो अगर हम डेफिनेशन क्लॉज के अकॉर्डिंग देखें तो वो क्या है, टेक आउट ऑफ द एरिया टू विच द एक्ट एक्सटेंड्स। ठीक है, इसका आंसर बी है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखो इसको आप किस तरीके से याद कर सकते हैं, एक्सपोर्ट, नो एक्सपोर्ट। ठीक है, नो एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट हमारा किसमें है, सेक्शन 3 के सबसेक्शन 9 में, नो एक्सपोर्ट। और हमने कैसे याद किया था, एक्साइज ड्यूटी छी, हम पे नहीं करेंगे, एक्साइज ड्यूटी छी, तो ये किसमें था हमारा, 6 में था। एक्साइज ड्यूटी क्या था हमारा, 6 में था। उसके बाद आ जाइए हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 9th, फर्मेंटेड लिकर इंक्लूड्स, आंसर पहले दे देते हैं। देखो फर्मेंटेड लिकर्स, ठीक है, इसमें क्या क्या सम्मिलित है, अगर आप फर्मेंटेड लिकर किसमें है हमारा, तो ये हमारा सेक्शन 2 के सेक्शन 3 के सबसेक्शन 10 में। फर्मेंटेड लिकर किसमें है, सेक्शन 3 के सबसेक्शन 10 में। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो देखो इसमें इंक्लूड है वाइन, वाइन, पचारी, ठीक है, और पचवई, एंड फर्मेंटेड तारी, एंड एनी अदर लिकर दैट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये लाइन हमेशा याद रखना, जैसे एक्साइजेबल आर्टिकल क्या है ये स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, उसी तरीके से फर्मेंटेड लिकर क्या है वो भी स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिक्लेयर कर सकती है। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। बाकी इसमें क्या इंक्लूड है, तो आप एक वर्ड याद रख लो, WTP। ठीक है, जयपुर में है ना एक बहुत फेमस जगह जहाँ पे सब लोग आई थिंक जाते हैं, WTP। ठीक है, और WTP ऑल, WTP ऑल, OL। ठीक है, ये OL को आप ना अलग से लिखना है, तो W से क्या हो गया हमारा वाइन, T से हमारा क्या हो गया तारी, और P से हमारा क्या होगा पचारी, जिसको हम बोलते हैं पचवई। ठीक है, पचारी या फिर पचवई एक ही बात है। तो WTP, और ऑल से हमने क्या याद रखा, अदर लिकर, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने क्या है डिक्लेयर कर दिया, WTP ऑल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है फर्मेंटेड लिकर। फर्मेंटेड लिकर में क्या क्या इंक्लूड है जल्दी बताओ, WTP ऑल, इस तरीके से याद रखना। उसके बाद एक्साइज रेवेन्यू में क्या क्या इंक्लूड था हमारा, PDF और KFC, नहीं TFC, PDF TFC। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था जल्दी बताओ, एक और याद रखना, डीनेचर्ड स्पीचियस प्रिपरेशन। ठीक है, इसके अंदर आप याद रख लो फसल। ठीक है, फसल, तो देखो हिंदी में लिखना ऐसे, फ फिर स फिर अ फिर ल, फसल। ठीक है, फसल, तो F से क्या है हमारा, F से है हमारा फ्रेंच पॉलिश। ठीक है, फिर S से क्या है हमारा स्प्रिट और एल्कोहल। ठीक है, ठीक है, फसल और फिर विक्ट्री, इस तरीके से फसल। फिर L से हमारा क्या है लिकर, और V से हमारा क्या है बताइए, क्या रह गया था हमारा वार्निश। इस तरीके से आप याद रखना, देखो ऐसे ट्रिक से याद रखोगे ना, कभी आपको ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा क्या आंसर है उसका। तो आपको डीनेचर्ड स्पीशियस प्रिपरेशन आपको पता चल गया, फसल फैक्ट्री। उसके बाद हमारा एक्साइज रेवेन्यू आपको पता चल गया, PDF TFC। उसके बाद हमारा फॉर्मेंटेड लिकर जो किस बारे में बात कर रहा है, WTP ऑल। अब आ जाइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फर्मेंटेड लिकर में आपको याद रहेगा WTP, वाइन भी है, पचवई भी है जिसको हम पचारी भी बोलते हैं, और फर्मेंटेड ताड़ी। ठीक है, तो जी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग अंडर द एक्ट, निम्न में से कौन अधिनियम के अनुसार इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग नहीं है। देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा डेफिनेशन क्लॉज है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग का, इस एक्ट का, इसको अच्छे से समझना आप। देखो अगर आप देखेंगे तो जो हमारा इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग है जिसको हम मादक औषधि द्रव्य बोलते हैं, उसमें बताया गया है कि क्या मतलब है इसका और क्या क्या इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो आप देखेंगे तो इसकी बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है। ठीक है, लेकिन आप
इसका सब्स्टिट्यूट मेथड से आप इसको अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। मैं फिर भी बता देती हूँ। देखो इसमें क्या इंक्लूड किया, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, लीव्स, स्मॉल स्टॉक्स एंड फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ द हेम्प प्लांट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हेम्प प्लांट जिसको हम क्या बोलते हैं, कैनेबिया सटिवा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, कैनेबिया सतिवा, जिसको कनोविस सतिवा बोलते हैं अगर एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन देखें इसकी। ठीक है, तो हेम्प प्लांट इसमें इसको इंक्लूड किया गया है। और क्या इंक्लूड किया गया है, और इंक्लूड किया गया है ऑल फॉर्म्स नोन एज सब्जी। ठीक है, सब्जी, स ब और जी, तो सा से क्या सिद्धि, और बी से क्या भांग, और जी से क्या गांजा, सब्जी। ठीक है, हेम्प प्लांट और सब्जी ये इसमें इंक्लूड किया गया है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या दिया हुआ है, चरस दिया हुआ है। ठीक है, चरस दैट इज द रेजिन। ठीक है, जिसको हम कहां से ऑब्टेन कर रहे हैं, हेम्प प्लांट से। तो सबसे पहले बात की कि हेम्प प्लांट का अगर कोई लीव्स है, कोई स्मॉल स्टॉक्स है, ठीक है, जिसको हम छोटे डंठल बोलते हैं, ठीक है, या उसका फ्लावरिंग है, या कोई उसका फ्रूटिंग टॉप है हेम्प प्लांट का, वो क्या है, हम उसको इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग बोलेंगे। उसी हेम्प प्लांट का, ठीक है, उसी क्या है, हेम्प जो है प्लांट से जो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक ना ऐसे चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको हम राल बोलते हैं, दूध जैसा होता है ये व्हाइट कलर का। तो अब हेम्प प्लांट से जब वो ऐसा जो लिक्विड जैसा निकल रहा है ना, उसको भी हम क्या बोल रहे हैं कि वो भी हमारा इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग की डेफिनेशन में आएगा, जिसको हम रेजिन बोलते हैं। ठीक है, तो चरस दैट इज रेजिन obtained from the hemp plant which has not been submitted to any manipulation। ठीक है, आपने उसमें कुछ क्या नहीं किया है, उसमें कोई भी क्या नहीं किया है, कोई ऐसी चीज नहीं मिलाई गई है जो उसका जो मेन सब्सटेंस है वो क्या हो जाए, जो है अलग हो जाए बेसिकली। ठीक है, मेन जो ओरिजिनल फॉर्म है में ही है वो, आपने उसमें भी कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई चीज ऐड या सब्स्टिट्यूट नहीं की गई है, अदर देन दोज नेसेसरी फॉर पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। अब ये जो लाइन है ना, आपको लगेगा बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन जब क्वेश्चन आपका आएगा ना, तब आपको लगेगा अरे हमने तो सिर्फ यही पढ़ा था, चरस दैट इज अ रेजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेम्प प्लांट। लेकिन ये बात भी याद रखना, विच हैज नॉट बीन सबमिटेड टू मैनिपुलेशन, उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की आपने, वो एग्जैक्ट वही है, तब हम बोलेंगे ये इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग है। ठीक है, लेकिन इसमें बता दिया गया कि कोई क्या है जिसमें संवेष्टन और परिवहन के लिए आवश्यक क्रिया से विभिन्न कोई अन्य क्रिया नहीं की गई है। तो अगर आपने क्या किया है, उसको पैकिंग कर रहे हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तब हम उसको मैनिपुलेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी चीज है तो हम बोलेंगे मैनिपुलेशन है। ठीक है, तो फिर हमारा थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, एनी मिक्सचर with or without neutral materials of any of the above forms of intoxicating drug और एनी ड्रिंक प्रिपेयर्ड देयर फ्रॉम। ठीक है, ये सेक्शन क्या बोल रहा है, अब ये बात कर रहा है ऐसी मादक औषधि की, ठीक है, जो क्या है, द्रव्य से उपयुक्त किसी भी रूप का कोई मिश्रण जो अमादक सामग्री सहित या रहित हो, या उस मिश्रण से तैयार किया गया हो, जिसे कोई भी पेय, ठीक है, पेय मतलब भाई ड्रिंक। ठीक है, तो अब फोर्थ पॉइंट हमारा लास्ट क्या, तो अब इसका कोई भी हमने याद रखा, एनी मिक्सचर और ड्रिंक। ठीक है, ये याद रखना। और जो लास्ट पॉइंट है इसका फोर्थ, वो कहता है एनी अदर इंटॉक्सिकेटिंग और नारकोटिक सब्सटेंस which the state government may declare by notification in the official gazette। ठीक है, देखो आपने एक बात देखी, फर्मेंटेड लिकर क्या है, उसको स्टेट गवर्नमेंट क्या है डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन उसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करने की जरूरत नहीं थी। उसी तरीके से हमने एक और चीज पढ़ी थी, जिसमें क्या था, एक्साइजेबल आर्टिकल क्या होगा, उसको भी स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है एक्साइजेबल आर्टिकल क्या चीज होगी या क्या नहीं, लेकिन उसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर कोई इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, ठीक है, वो कोई भी अदर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग और ऐसा कोई नार्कोटिक सब्सटेंस, ठीक है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रही है कि ये इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग होगा, उसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करना पड़ेगा। और हमेशा याद रखना क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। ठीक है, अब वो टाइम गया कि
आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है, वो एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपना क्लैरिटी करके चलो। तो अब आप कभी नहीं भूलेंगे, अगर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग को स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि ये पर्टिकुलर जो ये नार्कोटिक सब्सटेंस है, हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई भी अदर इंटॉक्सिकेटिंग और नार्कोटिक सब्सटेंस है, उसको स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करना चाहती है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, तो उसको स्टेट ऑफिशियल गैजेट में स्टेट गवर्नमेंट को नोटिफाई करना होगा। एंड सच सब्सटेंस नॉट बीइंग ओपियम, ठीक है, कोका लीफ और मैन्युफैक्चर्ड ड्रग एज डिफाइंड इन द डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930, सेंट्रल एक्ट 2 of 1930, now NDPS Act 1985। आया समझ? ठीक है, स्टार्टिंग के 3 पॉइंट सबको पता है। हेम्प प्लांट, उसका फ्लावर, उसके फ्रूट टॉपिंग, उसकी लीव्स, ठीक है, उसके स्मॉल स्टॉक्स, सब हमारा क्या है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। उसका कोई रेजिन्स, ठीक है, जिसको हमने चरस बोला, वो क्या है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। कोई भी मिक्सचर प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ड्रिंक, वो क्या है हमारा, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, ठीक है। और अगर कोई इंटॉक्सिकेटिंग, कोई और अदर इंटॉक्सिकेटिंग और नार्कोटिक सब्सटेंस को आप डिक्लेयर करें स्टेट गवर्नमेंट, आपको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करना पड़ेगा। लेकिन वो क्या नहीं होने चाहिए, एक आपका कोका लीफ नहीं होना चाहिए, और आपका ओपियम नहीं होना चाहिए, और वो ड्रग नहीं होना चाहिए जो पहले डीडी एक्ट में था, अब जिसको हम एनडीपीएस एक्ट में, जो अब एनडीपीएस एक्ट 1985 हो गया है। कितने अच्छे से समझ आया? अब कभी लाइफ में आप गलत नहीं करेंगे, इससे क्वेश्चन बनेगा। तो अब आप बताइए, हमने क्या पढ़ा, गांजा भी पढ़ा, हमने चरस भी पढ़ा, हमने भांग भी पढ़ा, हमने ओपियम भी पढ़ा, लेकिन हमने ये पढ़ा ओपियम में कि इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसको नार्कोटिक सब्सटेंस या अदर इंटॉक्सिकेटिंग में आप स्टेट गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकते, इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा डी। मुझे हमेशा ऐसा, मेरे को लगता है कि मैं डायरेक्ट सॉल्व कराती जाऊंगी, लेकिन मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती कि मैं मतलब व्हाट इज द पर्पस, अगर स्टूडेंट को डिफरेंस ही नहीं समझ आ रहा है और डायरेक्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो मैं फिर उस जो माइंड में मैं प्रिपेयर करके आती हूँ कि मुझे आज स्टूडेंट को ऑन द पॉइंट पढ़ाना है और वो चीज ऐड नहीं करनी है, वो मेरे साथ होता ही नहीं है। मैं समझाने बैठी जाती हूँ, और मुझे लगता है कि एक अच्छी अप्रोच भी है। नेक्स्ट, which authority may declare any intoxicating or narcotic substance as an intoxicating drug? आपकी किस्मत अच्छी है, अभी यही समझा रही थी, देर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, जब आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब आपका कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा ना कि अरे ये तो हमें आता है। तो बताइए क्या आंसर है, एक्साइज कमिश्नर, आबकारी आयुक्त, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, स्टेट गवर्नमेंट बाय गैजेट नोटिफिकेशन, राज्य सरकार राजपत्र अधिसूचना द्वारा, और डी डीएम। तो इसका आंसर है हमारा सी, स्टेट गवर्नमेंट बाय गैजेट नोटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिकर इंक्लूड्स, लिकर में क्या क्या सम्मिलित है, बियर, ताड़ी, स्प्रिट या ऑल ऑफ द अबव। एक बात याद रखना, मैंने बियर नहीं पूछा कि बियर में क्या इंक्लूड है, एक बात याद रखना, बियर की भी डेफिनेशन क्लॉज है, बियर का भी डेफिनेशन क्लॉज है, और लिकर का भी डेफिनेशन क्लॉज है, ठीक है, दोनों का ही डेफिनेशन क्लॉज है। बियर सबसे, क्योंकि देखो अगर आप देखेंगे अल्फाबेटिकली तो बियर हमारा ए बी सबसे पहले आ रहा है, और इसमें ए से तो कुछ ऐसे भी डिफाइन नहीं किया गया, तो बी सबसे पहले था, बी नंबर 1 था, बियर, बियर क्या है नंबर 1। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, एपीएसएम, एपीएसएम पढ़ा था ना हमने, बियर में एल, पी से पॉटर, एस से स्टाउट, और एम से मॉल्ट से जो फर्मेंटेड लिकर बन रही है, यही पढ़ा था ना। अब वो कह रहा है ये लिकर में क्या क्या इंक्लूड कर रहे हो आप, ठीक है। तो लिकर की डेफिनेशन कहां पर है, आप देखेंगे तो लिकर की डेफिनेशन है 15 में, ठीक है, 15 में क्या है, लिकर को डिफाइन किया गया है। उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है लिकर में, लिकर में देखो, तो लिकर मींस एक तो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर एंड इंक्लूड्स स्पिरिट्स ऑफ वाइन, ठीक है, स्पिरिट्स ऑफ वाइन, और स्पिरिट और वाइन consisting of or containing alcohol, as also any substance which the state government may from time to time by notification in the official gazette declare to be liquor for the purpose of this act, ठीक है। तो लिकर क्या है, इसको भी स्टेट गवर्नमेंट क्या है टाइम टू टाइम डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करना पड़ेगा। एक्साइजेबल आर्टिकल क्या है, उसके लिए
ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करने की जरूरत नहीं थी। लिकर क्या है, उसके लिए आपको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करना होगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, एक तो हमने पढ़ा, देखो क्योंकि हमने पढ़ा एपीएसएम, तो आप अगर अपने माइंड में ये भी रखोगे, अगर क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि बियर, ठीक है, अब क्या एपीएसएम में आप देख रहे हैं बियर था, एपीएसएम में नहीं था, ताड़ी था, नहीं था, स्प्रिट था, एपीएसएम में जो आप देखेंगे स्प्रिट था, बिल्कुल, एस तो हमने पढ़ा था ना, लेकिन क्या हमने वो स्प्रिट पढ़ा था, नहीं, वो हमने स्टाउट पढ़ा था एस से, ठीक है। तो ना बियर है, ना ताड़ी है, ना स्प्रिट है, तो जब ये तीनों चीज बियर नहीं है तो फिर क्या है, ये लिकर है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि लिकर को भी आप याद रखें कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है। अगर आपने बियर को याद रख लिया तो बियर का एपीएसएम याद है, तो फिर आप उसको सब्स्टिट्यूट मेथड से आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या क्या है, लिकर, ताड़ी और स्पिरिट, और वाइन भी है, वाइन भी है, इसको भी याद आपको याद रखना है, ठीक है। और जो सब्सटेंस स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, जो क्या कहते हैं, एनी सब्सटेंस जिसको स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद है मैन्युफैक्चर, ठीक है, मैन्युफैक्चर विनिर्माण में क्या सम्मिलित है, क्या क्या इंक्लूड किया गया है मैन्युफैक्चर में, तो रेक्टिफिकेशन, ब्लैंडिंग, कलरिंग, दी ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आप देखेंगे विनिर्माण, तो विनिर्माण क्या है, विनिर्माण में इंक्लूड किया गया है, एक्चुअली विनिर्माण क्या है, एक प्रोसेस बताया गया है, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, बाय विच क्या हो रहा है, एनी एक्साइजेबल आर्टिकल इज प्रोड्यूस्ड और प्रिपेयर्ड होली और partly and also redistillation and every process for the rectification, reduction, flavoring, blending और कलरिंग ऑफ लिकर, ठीक है। तो इसमें आपने क्या क्या देखा, रेक्टिफिकेशन भी है, ब्लैंडिंग भी है और कलरिंग भी है। विनिर्माण में ऐसी प्रत्येक प्राकृतिक या कृत्रिम प्रक्रिया सम्मिलित है जिसमें क्या हो रहा है, जिसके द्वारा कोई भी आबकारी योग्य वस्तु पूर्णतः या अंशतः उत्पादित या तैयार की जा रही है, ठीक है। क्या हो रहा है मैन्युफैक्चर में, कोई आबकारी योग्य वस्तु जो है क्या हो रही है, तैयार की जाती है, और पुनरासवन और शराब का परिशोधन, अपचयन, सुवासित और संमिश्रण करने या रंगीन बनाने की प्रत्येक प्रक्रिया भी इसमें सम्मिलित है, ठीक है। तो जो आप क्या कर रहे हैं, एक्साइजेबल आर्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, वो तो मैन्युफैक्चर में इंक्लूड है, साथ के साथ अगर आप उसको कलर कर रहे हैं, उसमें आप कोई फ्लेवर दे रहे हैं, ठीक है, उसको आप रेक्टिफाई कर रहे हैं, उसको रिडक्शन कर रहे हैं, उसको ब्लेंड कर रहे हैं, तब भी हम बोलेंगे कि ये मैन्युफैक्चर है, याद रखना। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, molasses means the mother liquor produced during manufacture of, देखो ये सारे डेफिनेशन क्लॉज जो मैं लेक्चर अपलोड करूंगी बहुत अच्छे से समझाऊंगी, इसीलिए मैं इनको वर्ड टू वर्ड नहीं समझा रही हूँ अभी, क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पहले से ये एक्ट आता होगा, वो एमसीक्यूज सॉल्व करने के पर्पज से आए होंगे, तो इसीलिए अभी हम फिलहाल इसी पैटर्न से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये काफी मुझे लग रहा है आपको सूट भी कर रहा होगा, क्योंकि चीजें समझ भी रहे हैं। मोलासिस मीन्स द मदर लिकर प्रोड्यूस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ, मोलासिस किसके निर्माण के अंतिम चरण में उत्पन्न मदर लिकर है, तो मोलासिस क्या एक मदर लिकर है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इसकी डेफिनेशन तो ये 17A में है मोलासिस, ठीक है, मोलासिस किस में है, 17A में है। इसका मतलब होता है मदर लिकर प्रोड्यूस इन द फाइनल स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर और खंड सारी शुगर, ठीक है। तो मोलासिस किसकी मदर लिकर, जो ये मदर लिकर है वो किससे प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या वीट से हो रही है, देखो मुझे इतना इन सब चीजों के बारे में आइडिया नहीं है, ठीक है। तो जैसा डेफिनेशन क्लॉज में लिखा है मैं आपको उसी अकॉर्डिंग समझा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो मोलासिस है जिसको हम शीरा बोलते हैं, शीरा से निर्वात कढ़ा प्रक्रिया या खुली कढ़ा प्रक्रिया द्वारा गन्ने या गुड़ से शक्कर या खंडसारी शक्कर के विनिर्माण के अंतिम प्रक्रम में उत्पादित मात्र श्राव अभिप्रेत है। तो मोलासिस जो है किसके अंतिम चरण में जब उत्पन्न मदर लिकर है, किससे वो बन रही है, तो शुगर और
खंड सारी चीनी, ठीक है, शुगर और खांड सारी चीनी। याद रखना वीट नहीं है, वीट से नहीं बनती है ये जो मोलासेस है, राइस से नहीं बनते, ठीक है, ना ही ये बार्ले जौ से बनते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये क्या होती है, गुड़ की शराब जो एक्चुअली उससे बनती है, ये मोलासेस उसको कहते हैं, शीरा उसको कहते हैं। बाय द अब इसका प्रोसेस क्या है, बाय द वैक्यूम पैन प्रोसेस और ओपन प्रोसेस फ्रॉम शुगर केन और गुड़। क्या ये किस प्रक्रिया से बन रही है, या तो ये वैक्यूम पैन प्रोसेस से बन रही है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम कढ़ा प्रक्रिया, या फिर ओपन पैन प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं खुली कढ़ा प्रक्रिया, ठीक है। तो आपको सब प्रोसेस भी याद रखना है और ये किससे बनती है आपको वो भी याद रखना है, और मोलासिस पता चल गया अब आपको क्या होती है। तो इसका आंसर है हमारा बी, शुगर और खांड सारी चीनी। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल इंक्लूड्स व्हाट, सेल में क्या सम्मिलित होता है। तो अगर आप देखेंगे सेक्शन 3 का सबसेक्शन 20 जो कि सेल की बात करता है, ठीक है, सेल विद इट्स grammatical variations include any transfer otherwise than by way of gift। देखो यहाँ पे कहा गया है कि हम इसको जो है विक्रय कब मानेंगे, तो विक्रय के अंतर्गत क्या बोला गया, अगर इसका व्याकरणिक रूप भेदों को सम्मिलित करते हुए दान से अन्यथा कोई भी अंतरण है। देखो जब आप कोई चीज किसी को गिफ्ट में दे रहे हैं तब तो हम नहीं बोलेंगे आपने उसको बेचा है, ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर गिफ्ट तो नहीं, क्योंकि बेसिकली ट्रांसफर तो हो रही है चीजें, लेकिन ये कहा गया कि जब आपका जो ट्रांसफर करने का तरीका अगर गिफ्ट है तो हम उसको सेल नहीं बोलेंगे। बाकी आप, ठीक है, किसी भी तरीके से ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वो सेल है, गिफ्ट को छोड़कर और कोई भी तरीका है तो हम बोलेंगे वो सेल है। तो गिफ्ट ओनली, या फिर अब इसमें क्वेश्चन क्या है, क्या इंक्लूड कर रहा है सेल, गिफ्ट ओनली, ट्रांसफर अदरवाइज देन बाय गिफ्ट, मॉर्गेज, लीज। तो इसका आंसर क्या है हमारा बी, ट्रांसफर अदरवाइज एंड बाय गिफ्ट, उपहार के अतिरिक्त अन्य हस्तांतरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिरिट मीन्स लिकर कंटेनिंग एल्कोहल ऑब्टेन बाय। स्पिरिट का अर्थ है एल्कोहल युक्त द्रव जो प्राप्त होता है। तो स्पिरिट की डेफिनेशन कहाँ है, स्पिरिट की डेफिनेशन है हमारे सेक्शन 3 के सबसेक्शन 21 में, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे तो स्पिरिट मीन्स एनी लिकर, ठीक है, स्पिरिट का क्या मतलब बताया गया है, स्पिरिट से ऐसी कोई भी शराब, ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें आसवन द्वारा प्राप्त मद्यसार है, क्या है, कंटेनिंग अल्कोहल ऑब्टेन बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन बेसिकली क्या होता है ना, जब आप क्या कर रहे हैं, हीट जब आप दे रहे हैं उसके बाद जो वेपर बन रहा है और फिर वो वेपर को आपने क्या किया, कंटेन कर लिया। एक्चुअली जब आप चीज गर्म करते हैं तो वो भाप जैसा बनता है, फिर वो पानी बन जाता है, फिर जब आपने उसको क्या है, कंटेन कर लिया, तो उसको हम बोल रहे हैं कि आपने वो ऑब्टेन कैसे किया है, डिस्टिलेशन मेथड से ऑब्टेन किया। तो वो जो अल्कोहल आपने डिस्टिलेशन मेथड से क्या की है, ऑब्टेन की है, वेदर इट इज डीनेचर्ड और नॉट, ठीक है, चाहे वह विकृतीकृत हो या नहीं, तो हम बोलेंगे वो स्पिरिट है। तो स्पिरिट का मतलब क्या हो गया, एक्चुअली ये कैसी अल्कोहल होती है, 100% अल्कोहल होती है। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, आपने उसको डिस्टिलाइजेशन के मेथड से आपने उसको कंटेन कर लिया, ठीक है। तो आपको इसको क्या याद रखना है, अल्कोहल 100% बाय डिस्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, spirit means liquor containing alcohol obtained by fermentation only, distillation या एक्सट्रैक्शन या मिक्सिंग। तो हमने स्पिरिट को कैसे प्राप्त करते हैं, जो स्पिरिट इसका जो मेथड है तो वो है हमारा डिस्टिलेशन, ठीक है। इसका आंसर है बी, डिस्टिलेशन, याद रखना, ठीक है। स्पिरिट अगर जैसे जो विस्की होती है, रम होती है, वोडका, ये और ये सारी चीजें, ये कैसे बनते हैं, ये सब डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताड़ी। ताड़ी का क्या मतलब होता है, ताड़ी तो ये किस सेक्शन में है हमारा, सेक्शन 3 के सबसेक्शन 22 में। ताड़ी मीन्स फर्मेंटेड और अनफर्मेंटेड जूस ड्रॉन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पाम ट्री, ठीक है। क्या कहा गया, ताड़ी से किसी भी भांति के ताड़ वृक्ष से निकाला गया खमीरित या अखमीरित रस
अभिप्रेत है। ठीक है, तो फर्मेंटेड जूस ओनली या अनफर्मेंटेड जूस ओनली? बोथ fermented and unfermented juice drawn from any palm tree यदि मोलासिस। तो हमने ताड़ी का मतलब समझ लिया क्या है कि चाहे वो आपने फर्मेंटेड है या वो अनफर्मेंटेड जो जूस है आपने जो पाम ट्री से ड्रॉ किया है उसको हम ताड़ी कहेंगे। आंसर इज सी। नेक्स्ट, बॉटलिंग इंक्लूड्स। ठीक है, बॉटलिंग अगर आप देखेंगे तो वो लिखा है सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2(3) में, जिसको हम बोलते हैं बोतल में भरना। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन क्लॉजेस में क्या क्या सम्मिलित किया गया है, इसमें लिखा है टू बॉटल मीन्स टू ट्रांसफर फ्रॉम अ cask or other vessel to a bottle, jar, flask or other receptacle for the or other receptacle for purpose of sale, whether any process of manufacture or rectification be employed or not, and bottling includes re-bottling। तो ठीक है, क्या बताया गया, बोतल में भरना से अभिप्रेत है, इसमें क्या क्या सारी चीजों को ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो अब आप बताइए केवल नई बोतल को भरना ही आप बॉटलिंग कहेंगे? नहीं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, रीबॉटलिंग भी उसमें इंक्लूड है, रीबॉटलिंग ऑल्सो। या फिर पैकेजिंग ओनली, तो क्या हमने सिर्फ पैकेजिंग पढ़ा? नहीं। क्या हमने लेबलिंग पढ़ा? नहीं। तो इसका बेस्ट आंसर क्या है, बी, प्री बॉटलिंग ऑल्सो। बोतल में भरने में बोतल में भरना से अभिप्रेत है विक्रय के प्रयोजन के लिए। क्या कर रहे हैं आप, विक्रय के प्रयोजन के लिए। पर्पस आपका क्या है, उसको सेल करना। ठीक है, तो विक्रय के प्रयोजन के लिए किसी कास्क या अन्य पात्र में से, किसी बोतल में, किसी जार में, किसी फ्लास्क में या किसी भी पात्र में उसको ट्रांसफर कर दिया, चाहे इसके लिए विनिर्माण या परिशोधन की कोई प्रक्रिया काम में ली जाए या नहीं, उसे बोतल में भरना कहेंगे और बोतल में पुनः भरना सम्मिलित होता है। सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 5 सेल एक्सीडिंग द रिटेल लिमिट शैल बी डीम्ड टू बी। देखो, अगर आप सेक्शन 5 देखेंगे, ठीक है, अंडर सेक्शन 5, तो सेक्शन 5 किससे रिलेटेड है? सेक्शन 5 कहता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर लिमिट ऑफ सेल बाय रिटेल, राज्य सरकार की खुदरा विक्रय की सीमा घोषित करने की शक्ति। तो ये जो रिलेटेड है अंडर सेक्शन 5, ये जो अंडर सेक्शन 5, तो ये जो सेल एक्सीडिंग द रिटेल लिमिट शैल बी डीम्ड टू बी, वो कितनी होने का मतलब वो उस किस बारे में बात कर रहा है? इलीगल सेल के बारे में बात कर रहा है सेक्शन 5, एक्सपोर्ट के बारे में बात कर रहा है, होलसेल के बारे में बात कर रहा है, या फिर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहा है? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है हमारा सी, ये होलसेल रेट की बात कर रहा है। क्योंकि इसके अगर आप वर्ड देखेंगे रिटेल, ठीक है, रिटेल, तो रिटेल का मतलब यही है ना कि आप उसको होलसेल में कितनी लिमिट रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर विद रिस्पेक्ट ईदर टू all the territories of the state or the Rajasthan to which this act extend or to any local area comprised therein as the regard purchasers generally or for any specified class of purchasers and generally or for any occasion। अंडरलाइन कर लो, what quantity of any excisable article shall for the purpose of this act be the limit of sale by retail। ठीक है, आप बाय रिटेल कितना सेल कर सकते हैं इस एक्साइजेबल आर्टिकल को, ये इसकी क्वांटिटी स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी। ठीक है, द सेल ऑफ एनी एक्साइजेबल आर्टिकल इन क्वांटिटी in any quantity in excess of the quantity declared in respect thereof, subsection 1 shall be deemed to be sale of as the limit of sale by retail shall be deemed to be sale wholesale। ठीक है, तो फिर इसको हमने क्या बोला, हम इसको बोलेंगे डीम्ड होलसेल। ये दोनों ही सबसेक्शन जो सेक्शन 5 है इसके दोनों ही सबसेक्शन इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट लिमिट लगा रही है सेल पर, ठीक है, और वहीं पर क्या बताया गया है सबसेक्शन 2 में कि ये डीम्ड होलसेल माना जा रहा है। यहाँ पे क्या माना जा रहा है, डीम्ड होलसेल। ठीक है, डीम्ड होलसेल, ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। किसी भी आबकारी योग्य वस्तुओं का उपधारा 1 के अधीन उसके संबंध में खुदरा बिक्री की सीमा के रूप में घोषित मात्रा से अधिक किसी भी मात्रा में विक्रय थोक विक्रय समझा जाएगा। ठीक है, तो जब आप सेल कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, सेक्शन
5 के सबसेक्शन में बता दिया कि आप इतना ही सेल कर सकते हैं, लिमिट बता दी। उससे ज्यादा सेल कर रहे हैं तो ऐसा माना जाएगा आपने होलसेल में सेल किया है वो एक्साइजेबल आर्टिकल। ठीक है, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने लिमिट लगा दिया कितना ही सेल कर सकते हैं, वो सब सेक्शन 1 में बता दिया सेक्शन 5 के। उससे ज्यादा, लिमिट से ज्यादा सेल कर रहे हैं तो ऐसा माना जाएगा आपने होलसेल में वो चीज सेल की है, एक्सेसिबल आर्टिकल। ठीक है, उसके बाद आ जाए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 6, इफ एन एक्सेसिबल आर्टिकल इज possessed by a person's wife, clerk or servant on his account, it shall be deemed to be in possession of। किससे, आपको ये सेक्शन जाना पहचाना नहीं लग रहा है? हमने इसको आईपीसी में, बीएनएस में भी पढ़ा था कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी किसी स्पाउस के पास मिलती है या फिर किसी क्लर्क या उसके सर्वेंट के पास मिलती है तो ऐसा माना जाएगा कि वो उस पर्सन के ही पोजेशन में है। हमने आईपीसी और बीएनएस में पढ़ा था, सेम बात यही कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा एक्साइजेबल आर्टिकल है, ठीक है, और वो किसके पास है, पर्सन्स वाइफ, यहाँ पे स्पाउस वर्ड यूज नहीं हुआ है। देखो अगर इस क्लैरिटी के साथ समझोगे ना चीजों को तो कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके माइंड में क्लैरिटी है कि जो एक्साइज एक्ट है उसमें वर्ड यूज हुआ है पर्सन्स वाइफ, और आईपीसी में वर्ड और बीएनएस में वर्ड यूज हुआ है स्पाउस, कि अगर वाइफ की चीज हस्बैंड के पास है तो ऐसा माना जाएगा वो वाइफ के पोजीशन में ही है, और हस्बैंड की कोई चीज वाइफ के पोजीशन में, ऐसा माना जाएगा वो हस्बैंड के पोजीशन में। वही बात यहाँ पर की गई है। अगर कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल है, ठीक है, अब एक्साइजेबल आर्टिकल तो आपको सब पता ही चल गया ना, ये हम सब किस चीज से डील कर रहे हैं। तो वो अगर एक्साइजेबल आर्टिकल पर्सन की वाइफ के पास मिलता है या उस पर्सन के क्लर्क के पास मिलता है या उस पर्सन के सर्वेंट के पास मिलता है तो माना जाएगा ये उसी पर्सन के पोजीशन में है। ठीक है, यहाँ पे ये बात याद रखना। तो यहाँ पे हस्बैंड की बात की गई है, पोजीशन में कौन है, वाइफ। ठीक है, तो बताइए तो हम किसके पोजीशन में मानेंगे, वाइफ, क्लर्क, सर्वेंट, या द पर्सन ऑन हुज अकाउंट इट इज possessed, या फिर स्टेट गवर्नमेंट। इसका आंसर है सी, कि जिस व्यक्ति के बिहाफ पर कब्जा है। बेशक वो जो ये एक्साइजेबल आर्टिकल है वो वाइफ पजेस कर रही है, क्लर्क पजेस कर रही है, सर्वेंट पजेस कर रहा है, लेकिन वो किसके अकाउंट पे जो है पजेस कर रहा है, उस पर्सन के अकाउंट पे। ठीक है, तो आंसर क्या है, द पर्सन ऑन हुज अकाउंट इट इज possessed, आंसर सी। ठीक है, सेक्शन सी क्रिएट्स, तो सेक्शन सी क्या करता है, सेक्शन सी क्रिएट करता है एक लीगल फिक्शन। सेक्शन 6 क्या करता है, एक लीगल फिक्शन क्रिएट करता है, that possession by a wife, clerk or servant on behalf of a person is deemed to be the possession of that person। माना जाएगा आपके ही। सिंपल सी बात समझो, मैं एक फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेरा कोई सामान मेरे क्लर्क के पास है, ठीक है, लेकिन वो एक्साइजेबल आर्टिकल मेरा है, वो क्लर्क के पास है, माना जाएगा कि वो मेरे ही पोजीशन में है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब इससे आगे के जो एमसीक्यूज है वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आज हमने बहुत ही कम एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, इट इज ओनली 20, बट जिस क्लैरिटी के साथ हमने इन एमसीक्यूज को सॉल्व किया है, आपको पता है कि हमारी कितनी अच्छी कमांड डेवलप हो गई है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम आगे अपनी और भी प्रिपरेशन करें तो आप एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप एक पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरा जो इंक्वायरी नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये भी है, टेस्ट सीरीज भी है, नोट्स भी है, वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर।